थोड़ी देर में भूपेंद्र पटेल लेंगे गुजरात के सीएम पद की शपथ। समारोह में गृह मंत्री शाह समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। पाटीदार समुदाय को साधने में जुटी बीजेपी। पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र के हलफनामा दाखिल नहीं करने पर सीजेआई बोले, हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव हुए एक्टिव। कहा, हवा में न रहे समाजवादी कार्यकर्ता, बूथ पर काम करें। योगी ने अखिलेश पर कसा तंज। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का अलर्ट। लंदन की फ्लाइटों को उड़ाने की दी धमकी। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह ने थामा बीजेपी का हाथ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिलाई सदस्यता। और दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत। कई लोगों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव कार्य जारी। सहारा प्रणाम, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल शपथ लेने जा रहे हैं। गांधीनगर में बस थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि आज अकेले ही भूपेंद्र पटेल शपथ लेंगे और 1-2 दिन बाद मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी शासित 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शिरकत कर रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले एक्शन में दिखे भूपेंद्र पटेल। जामनगर में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उन्होंने आदेश दिए। इससे पहले उन्होंने अहमदाबाद में अलग अलग नेताओं से आज मुलाकात की। भूपेंद्र पटेल ने सीआर पाटिल, विजय रूपाणी, नितिन पटेल से भी मुलाकात की है। पाटीदार समुदाय से आने वाले भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी से अब सीएम नितिन पटेल पर तलवार लटक गई है। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे नितिन पटेल एक बार फिर चूक गए। आज वो काफी भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नितिन पटेल कल भूपेंद्र पटेल के साथ गवर्नर हाउस जाने की बजाय महसाणा कार्यक्रम में चले गए और वहां सभा में कहा कि जब तक वो जनता और कार्यकर्ताओं के दिल में है, उन्हें कोई नहीं हटा सकता। इससे साफ है गुजरात में सब कुछ ठीक तो नहीं है। आपको बता दें कि विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले भूपेंद्र पटेल गुरुकुल मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। भूपेंद्र पटेल के घर पर आज हवन पूजन का भी आयोजन किया गया। तो देखिए, जहां पर नाम को लेकर के अगर बात की जाए तो प्रोबेबल्स में सबसे बड़े दावेदार के रूप में नितिन पटेल का नाम आगे सुनने को मिल रहा था, चर्चाओं में था। और जिस तरीके से गुजरात में उनकी ज़मीन की बात की जाए तो उनकी ज़मीन बाकी तमाम कैंडिडेट से तो थोड़ी ज़्यादा मजबूत थी ही। बावजूद इसके बाजी मार गए भूपेंद्र पटेल। तो कहीं ना कहीं दिल का दर्द तो दिखना सुनना लाजमी भी था और जायज़ भी है और बनता भी है, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर नितिन पटेल पिछड़ गए हैं, वो दिल का दर्द उनका सुनाई भी दिया और उन्होंने इशारों ही इशारों में अपनी बात आला कमान तक एक बार फिर कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि अब तो मेरी सुन लीजिए। बहरहाल भूपेंद्र पटेल जो हैं वो अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। थोड़ी देर में उनका शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होना है। हालांकि जिस तरीके से भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान होने के बाद नितिन पटेल कल एक खास आयोजन में शामिल नहीं हुए, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि गुजरात में भले ही बीजेपी सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही है, पटेल समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से तमाम बदलाव जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। वो बदलाव भी उतने आसान नहीं रहेंगे, राहें इतनी आसान नहीं रहेंगी, क्योंकि कुछ नाराजगियां जो हैं वो पार्टी के लिए दिक्कतदायी हो सकती हैं। इस पूरे मुद्दे पर अगर बात की जाए तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो बीजेपी से शिवम त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और तमाम मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शिवम त्यागी जी
से चर्चा करूं, इससे पहले बता दूं कि मेरे साथ थोड़ी देर में कांग्रेस से अजय अरोड़ा जी भी होंगे और इसके अलावा डॉक्टर सुनील कौशिक भी स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले शिवम जी का ही रुख कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी से हैं और ये समझना जरूरी है कि अचानक से बदलाव और फिर बदलाव के बाद में नाराजगियां जो देखने को मिल रही हैं, क्या गुजरात में सब कुछ ठीक ठाक है? शिवम जी, सवाल तो आपने सुन ही लिया है, जवाब में चाहूंगी कि आप खुद ही दें। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं जी। तमाम प्रदेशों में आपने देखा होगा, आपने उत्तराखंड में देखा होगा, आपने कर्नाटका में देखा होगा, अब आप गुजरात में देख रहे हैं। नितिन पटेल की भी अगर बात करें तो उनका स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। जब एक कैडर बेस्ड पार्टी होती है तो कैडर जो है पार्टी के साथ होता है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है, इस तरह के सत्ता हस्तांतरण से तो मुझे लगता है इस देश को सीखना चाहिए। थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा कांग्रेस का क्या हाल हुआ था, छत्तीसगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से छत्तीसगढ़ इन्होंने 2-2 फीट के खड्डे कर दिए, इतनी बार आ गए ये सड़क के रास्ते से और इतनी लड़ाइयां हुई कि 10 जनपद पे तो मुझे समझ में नहीं आता था कि वो मीटिंग का दौर 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 90 की उम्र में इस तरह की मीटिंग और मेहनत करना एक महिला, मतलब उनसे थोड़ी सिंपैथी भी है, श्रीमती सोनिया जी करती हैं, ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। राजस्थान में हंगामा हुआ, वो नहीं निपटा, आए दिन बुरा हाल रहता है। आखिरकार सरकार तो सर अभी स्टेबल ही है। नहीं, लेकिन कैसे स्टेबल, देखिए ना एमपी में कैसी स्टेबल रही, ये तो समय समय की बात है। कितने दिन बाकी सरकार किसको दिया जाए शिवम जी, उसके लिए दोष किसको दिया जाए? नेशनल इनकॉम्पिटेंस को। राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपका राजनीतिक नेतृत्व मजबूत नहीं होगा तो क्षेत्रीय लोग आपके साथ नहीं जुड़े रह सकते। लेकिन सवाल यही है ना, जो नाराजगी या फिर ये कहेंगे जो दिल का दर्द नितिन पटेल का बयां हुआ है, अगर उसे जल्द ही साधा नहीं गया तो आपको नहीं लगता कि कहीं फिर कुछ चीजें डैमेज करती हुई भी दिखाई देंगी? नितिन पटेल जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। आपको याद होगा 2014 की वो तस्वीरें आप याद कीजिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री अपनी आखिरी स्पीच दे रहे थे विधानसभा में, तो मुझे लगता है कि सबसे करीब बैठा हुआ हंसता खिलता हुआ चेहरा नितिन पटेल जी का था। आदमी का कद उससे लगाया जा सकता है। इतनी करीबियों के बावजूद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तो फिलहाल नहीं पहुंच पाए। एक बार मैं डॉक्टर सुनील कौशिक का रुख पार्टी है तो कैडर के हिसाब से ही चीजें मान लिया सर, आपकी बात को मान लिया। डॉक्टर सुनील कौशिक से इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और उनकी राय भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिसिस इस पूरे मसले पर वो बेहतर तरीके से दे पाएंगे। सुनील जी, जिस तरीके से शिवम जी तो कह रहे हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी है और जो भी शीर्ष नेतृत्व फैसला लेता है सबको वो सर्वमान्य होता है, हमारी पार्टी में कभी भी इस तरीके से खींचतान झगड़ा फसाद देखने को नहीं मिलेगा आपको। कैडर के लिहाज से जो भी कुछ तय होता है उसको सर्वमान्य तरीके से लोग सिर आंखों पर रखते हैं। लेकिन फिलहाल नितिन पटेल की नाराजगी या फिर जो दिल का दर्द है वो हमने देख लिया, सुन लिया। आपको क्या लगता है कि पटेल समुदाय को साधने की कोशिश में नेताओं को नाराज करने का रिस्क बीजेपी पार्टी उठा रही है? गुजरात में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? नहीं प्रीति, ये तो जब कोई बदलाव होता है तो नेताओं में थोड़ा बहुत तो देखने को नाराजगी मिलती है और ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि उनको कैसे मनाया जाए, कैसे उनको एडजस्ट किया जाए। लेकिन निश्चित तौर से ये जो कुछ भी हुआ गुजरात में, कहीं कानो कान खबर नहीं थी और कौन सी रणनीति के तहत हटाया गया, क्या वास्तव में जिस मुख्यमंत्री के चेहरे में चुनाव आपने लड़ा पिछला वाला, फिर आप सत्ता में आए, ऐसा क्या उस चेहरे में हो गया कि दोबारा चुनाव आप उससे नहीं लड़ना चाह रहे हैं? ये थोड़ा सवाल के घेरे में है और ये बीजेपी को बताना पड़ेगा। चाहे इधर उधर की बातें करें वो अलग बात है कि 4.5 साल में, लगभग 4 साल हो गई, 15 महीने बाद हैं, 4 साल में क्या खोया, मतलब क्या स्थिति थी, जनता के बीच आक्रोश था, क्या सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था? किसी एक मैं सुन रहा था टीवी चैनल पे, किसी वरिष्ठ नेता इनके कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के लिए साफ छवि और विकास कार्य पर्याप्त नहीं होते। तो कौन सी चीज़ पर्याप्त होती है ये वो नहीं बता पाए कि आखिर में कि स्वच्छ छवि है, उन पर कोई आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा, तमाम विकास वहाँ नेतृत्व में मोदी जी के में हो रहे हैं और हर चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। किसी भी प्रदेश में आप ले जाकर के देख लीजिए, तो जब मुख्यमंत्री का बदलाव हो रहा है, उत्तराखंड में आपने देखा कि एक बदलाव हुआ, फिर दूसरा बदलाव हुआ, आखिर में उस मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए ऐसी कौन सी कैटेगरी है, कौन सी ऐसी इनके पास सिस्टम है कि जहां ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा चेहरा हो सकता है? यदि वहाँ विधानसभा की गुजरात की बात की जाए तो बहुत वरिष्ठ वहाँ चेहरा ऐसे हैं, बहुत गद्दावर नेता वहाँ हैं जो इनसे बहुत ऊपर थे, लेकिन फिर भी तो निश्चित तौर से मैं यही समझना चाह रही थी सर कि जो क्राइटेरिया है जिसके तहत भूपेंद्र को जो है इन्हें चुना गया, ऐसा कौन सी चीज थी जो वरीयता में नितिन पटेल को नीचे कर गए और इन्हें चयनित किया गया? कोई क्राइटेरिया नहीं था वंदना जी। जो
राष्ट्रीय नेतृत्व के जो नजदीक होता है, राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको चाहता है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री लेकिन वही होता शिवम जी है। तो कह रहे थे कि जब इससे पहले तमाम तरह के कार्यक्रम हो रहे थे तो शीर्ष नेतृत्व के बिल्कुल करीब वाली कुर्सी पर वो बैठे हुए थे। इतनी करीब कुर्सी पर बैठने के बावजूद जो वो चाहते थे वो तो उन्हें मिला नहीं। नहीं, मुझे लगता है कोई गुटबंदी रही होगी और ये निकल के आ रहा है कि जब जब वहाँ मोदी जी कमजोर हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वरिष्ठता की सूची की तरफ बढ़ रहे हैं, नितिन पटेल को मोदी जी का बड़ा खासम खास माना जाता है जी। और ये जो आज मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भूपेंद्र जी, वो अमित शाह के बहुत खासम खास माने जाते हैं। तमाम कोषाध्यक्ष का पद भी रहा, तमाम पदों पर वहाँ रहे। और दूसरी बात, जहाँ हमारी गवर्नर है उत्तर प्रदेश की, उनकी विधानसभा सीट को वो संभाले हुए हैं और गुजरात में सबसे अधिक वोटों से वो जीते भी। तो ये लगता है थोड़ा सा कि किसके नेता के ऊपर किसका आशीर्वाद है। और कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अडवाणी जी मोदी जी को लेकर के आए, फिर अडवाणी जी का क्या हश्र हुआ। तो ये निश्चित रहता है कि किसी न किसी वरिष्ठ नेता का आशीर्वाद आगे बढ़ाने के लिए होता है। और आज मैं कह सकता हूं कि भूपेंद्र जी के सिर के ऊपर अमित शाह जी का हाथ है, क्योंकि 2 दिन पहले जाना, पिछले महीने की हम समीक्षा करें तो कम से कम नहीं है 3 बार गुजरात में जाना, नेताओं से बात करना और अपने खासम खास लोगों को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि संकेत तो आला कमान की तरफ से पहले ही दिए जाने लगे थे, लेकिन शायद किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि गुजरात में इतना जबरदस्त बदलाव होने वाला है। शिवम जी का एक बार मैं फिर से रुक करूंगी, लेकिन इससे पहले अनुज आत्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। एक बार उनका जो है ओपिनियन में ले लेती हूँ। अनुज जी, गुजरात में जो कुछ हो रहा है, शिवम जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वो सीधे तौर पर कांग्रेस की जहां पर सरकारें हैं उससे तुलना कर रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि राजस्थान और महाराष्ट्र में जिस तरह से खींचतान अभी देखी जा रही है, मध्य प्रदेश में जो हुआ वो तो किसी से छिपा ही नहीं है। और छत्तीसगढ़ की भी तुलना की उन्होंने, पंजाब का भी जिक्र कर दिया कि लगातार आला कमान से मिलने के लिए नेता आते रहते हैं, अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम बीजेपी में ऐसा नहीं होता है और जब लगता है आला कमान को कि बदलाव का वक्त आ चुका है तो बदलाव किया जाता है और बदलाव हो भी रहा है। जो अभी शिवम जी ने बोला है, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यही लाइन और इसके अलावा और कोई लाइन हो भी नहीं सकती है। क्योंकि जब अगर प्रश्न इनसे पूछा जाता है कि आखिर कारण बताइए कि आपके मुख्यमंत्री ने अगर अच्छा काम कर रहे थे, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे थे, तो उनको बदला क्यों गया? और बदला है तो इसका मतलब आपकी सरकार पूरी की पूरी विफल थी। भारतीय जनता पार्टी उस बात की जिम्मेदारी ले, प्रदेश की जनता से माफी मांगे। 5 महीने में 6 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को बदलने पड़ गए, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होता कि सरकार, आप इससे क्या जनता को इतना मूर्ख समझते हैं? जनता देख नहीं रही कि आप अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए चेहरा परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, जबकि हालात यह है कि पूरी की पूरी सरकार विफल है। और ये जो डबल इंजन की जहां जहां सरकार चल रही है, वहां सबसे ज्यादा विफल सरकार रही है। गुजरात में बीते 5 वर्षों में जिस तरह से गुजरात में मिसहैंडलिंग हुई, जिस तरह से कोरोना की मिसहैंडलिंग सबसे ज्यादा गुजरात में हुई है, जिस तरह से बेरोजगारी लगातार वहां बढ़ रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, वो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए, माताओं बहनों को जिस तरह से असुरक्षा का माहौल वहां पे बना हुआ है, उनके लिए खिलाफ जो कानून जो है बिल्कुल पंगु बना हुआ है, अपराध रोकने में निरंकुश है ये सरकार, उसके लिए विफल हुई है सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक चाहे रूपाणी जी रहे हो या आनंदीबेन पटेल जी रही हो या अब ये पटेल साहब बने हैं, ये तमाम सरकार हैं, ये दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से काम कर रहे हैं। सबको पता है कि सरकार का चेहरे जरूर ये रहते हैं, लेकिन सरकार कहां से चल रही है? दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही है। और नाकामयाबी को ठीक रहा एक चेहरे के सामने बदल करके आप चेहरा परिवर्तन करें, जिस तरह से अभी हमने मोदी जी की कैबिनेट में देखा कि पूरी का पूरा कैबिनेट बदल दिया गया है कि सरकार की विफलताओं को छुपाने। चलिए, आप नाकामी गिना रहे हैं, सरकार की विफलता बता रहे हैं। शिवम, जवाब में चाहूंगी कि आप ही बेहतर तरीके से दें। देखिए, हिटलरशाही क्या होती है और ऊपर से रिमोट कंट्रोल से चलाना क्या होता है, मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ। 1956 में इस देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी केरला में। एक फोन आया ऊपर से और रातों रात आर्टिकल 356 लगा के राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 8 राज्यों की बनी बनाई सरकार गिराकर वहां पर फिर से चुनाव करवाकर 7 राज्यों में अपनी सरकार बना ली। इसे कहते हैं रिमोट से सरकार चलाना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे भाई इतने बड़े नेता तो हैं कि वो जान रहे होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। अब आ जाते हैं यहां पर, मैं क्या कहता हूं, 6 क्या 16 मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है। हमें अपनी चीजों को बेहतर तरीके से संवर्धन करना, आगे बढ़ाना, चुनाव जीतना, उस पर मेहनत करना, उसके लिए राइट कैंडिडेट कौन है उसका चुनाव करना, सही मंत्री कौन है उसका चुनाव करना। अगर चीजों को और बेहतर किया जाता है तो उसको बिना हिचके स्टेप लेना आता है। आप तय कीजिए, साल हो गया आपको सिद्धू और अमरिंदर जी के बीच में ही आप एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं। और सुनिए,
आप ये नहीं कह सकते कि मैं कांग्रेस के ऊपर पासिंग द बकॉन कर रहा हूं। मैंने पहले अपना जवाब दिया पार्टी का, अब आपको कह रहा हूं, आप उनको सजेस्ट कीजिए ना भैया। ऊपर ऐसी इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप बैठी है कि कोई एक राज्य नहीं, मतलब गिने चुने राज्य हाथ में रह गए, उनमें से भी अब हालत यह है कि एक पर भी जवाब नहीं दे पाते। आए दिन कभी यहां सड़कों पर, कभी वहां सड़कों पर, कभी ये दिक्कत है, कभी ये खेमा मिल रहा है राजमाता से, कभी वो खेमा मिल रहा है। हमारे यहां वैसा नहीं है ना। देखिए, कोई आप हंगामा देख रहे हैं, तस्वीरें देख ही रहे होंगे सारा समय पर। आप चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आपको सीधे शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें दिखा देते हैं। सीधे आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, गुजरात को नए मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण इस वक्त आप गुजरात से देख रहे हैं। ગુજરાત રાજ્યના પદનામિત માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના શપથવિધિ સમારોહમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે માનનીય પદનામિત મુખ્યમંત્રીશ્રીના શપથવિધિ સમારોહમાં આપણી વચ્ચે ગુજરાત રાજ્યના માનનીય રાજ્યપાલશ્રી, માનનીય પદનામિત રાજ્યપાલશ્રીને શપથ ગ્રહણ સમારોહ માટે શપથ ગ્રહણ કરવા ઉપસ્થિત છે। આપણું સદભાગ્ય છે કે આજે આપણી સાથે ભારત સરકારના માનનીય ગૃહમંત્રીશ્રી અને સહકાર મંત્રીશ્રી અમિતભાઈ શાહ, ભારત સરકારના માનનીય મંત્રીશ્રીઓ માનનીય શ્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરજી, माननीय श्री परसोत्तम भाई रूपालाजी, माननीय श्री मनसुखभाई मांडविया जी, अरे दादा हाथ नीचे लो, माननीय श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश અને માનનીય શ્રી મહેન્દ્રભાઈ મુંજપરા સહિત ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અગ્રણીઓ પણ ઉપસ્થિત છે। એ સાથે જ મંચ પર ગુજરાત રાજ્યના કાર્યકારી મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। આપ સૌનું ગુજરાત સરકાર વતી સ્વાગત કરીએ છીએ। રાજ્યપાલ શ્રી जा रहे फ्रेम में कैमरा जा रहा क्या सब रेडी है, ले रहे लाइव हो गया। माननीय राज्यपाल श्री, गुजरातना पदनामित मुख्यमंत्री श्री उपस्थित छे। एमने सौगंध विधि माटे ओ दादा आपको बोला हाइट आपनी नीचे लो, आप समक्ष हाइट रजू ऊपर ले लिया करवानी फिर से। अनुमति आपो तेवी विनंती छे। ओ भाई माननीय श्री भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल जी, हो गया। हूँ भूपेंद्रभाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूं के नामे सौगंध लऊं छूं के કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને અને હું હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને કરણપૂર્વક બજાવીશ।
શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને અને ભય કે પક્ષપાત, ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું હું ભૂપેન્દ્રભાઈ રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા અથવા મારા જાણવામાં જાણવામાં આવશે તેની જાણ તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં. माननीय राज्यपाल श्री, समारंभ समाप्त करने की अनुमति आपो तेवी विनंती है. माननीय राज्यपाल श्री, गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री श्रीनी सौगंध विधि हवे पूरी थई छे. चलिए, तो आप तस्वीरें देख रहे थे गुजरात से, जहां पर अब नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को शपथ दिला दी गई है मुख्यमंत्री पद की। और इस कार्यक्रम में आप खुद देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी पार्टी के दिग्गज चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। गांधीनगर से आप इस शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर गवर्नर देवव्रत साहब ने भूपेंद्र पटेल को गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई है। हालांकि आज मंत्री दल का जो गठन है वो नहीं हो रहा है, उनकी शपथ नहीं होगी आज, ये पहले ही स्पष्ट हो चुका था। गांधीनगर गुजरात से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर अब गुजरात को अपना नया मुख्यमंत्री मिल चुका है भूपेंद्र पटेल की शक्ल में। राजभवन में हुआ है शपथ ग्रहण समारोह, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब आप देखिए, सीधे शपथ ग्रहण के बाद ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर सुनील जी, जैसा कि आप पहले भी कह ही रहे थे कि ये समझ में आता है कि किसका कैंडिडेट कौन था। ये जो पहली मुलाकात है गवर्नर के बाद, क्योंकि एक जो प्रोटोकॉल होता है वो सबसे पहली मुलाकात गवर्नर के साथ ही होती है, उसके बाद सबसे पहले आए हैं और सीधा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, और उसके बाद एक एक करके तमाम तस्वीरें जो हैं दिग्गज चेहरे बीजेपी के, जो उन्हें यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं। देखो, पर्दे के पीछे से जो खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं अमित शाह जी का आशीर्वाद है, और चाहे वो पर्यवेक्षकों के नाम से, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री के कहने पर नाम आगे बढ़ा हो, लेकिन ये कहना बिल्कुल निश्चित है कि अमित शाह जी का उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है जी।
दूसरा, मैंने अभी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ गृह राज्य उनका है, इतने साल वो मुख्यमंत्री वहाँ रहे हैं, लगभग आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँचे हैं, तो ये संदेश एक जाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री भी वहाँ पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कई मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में जाते नहीं हैं, कई शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री की उपस्थिति रही है। तो ये अब कहाँ पीछे के प्रदेश से कुछ खबरें हैं, अब कितनी विश्वसनीय हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गुजरात में भी कहीं ना कहीं गुटबाजी झलकती दिखाई दे रही है, और ये गुटबाजी क्या रंग लाएगी ये समय बताएगा। अब बीजेपी के तमाम नेता इसको कहेंगे, मना करेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मंच पे भी देख रही हैं प्रोटोकॉल तोड़ करके जिस तरीके से गृह मंत्री से मुलाकात हुई है, गवर्नर साहब के पास पहले जाना चाहिए था, और चेहरे पे मुस्कुराहट अमित शाह जी के पे और जिस तरीके से उन्होंने गले लगाया है, तो ये बिल्कुल निश्चित तौर से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमित शाह जी इस पिक्चर में थे। ऐसी कौन सी परिस्थितियां रहीं। दूसरा, आज शपथ ग्रहण समारोह या 2 दिन बाद 3 दिन बाद हो जाता तो कोई दिक्कत ना होती, क्योंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री बीजेपी के ही हैं। खर्चा इतना रहा कि आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, फिर अगले हफ्ते शपथ ग्रहण समारोह मंत्रियों के साथ होगा, तो इतनी जल्दबाजी शपथ ग्रहण समारोह में क्यों हो रही है, इसका जवाब कम से कम बीजेपी को देना चाहिए। 3 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह मंत्रियों के साथ हो जाता तो ऐसा कौन सा तूफान आ जाता, ये बीजेपी को बताना चाहिए था। तो जल्दबाजी में, इतनी जल्दबाजी में निर्णय लेना और केवल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाना, पूरे मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण समारोह बड़ा अच्छा होता तो एक अलग संदेश जाता, तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। शिवम जी, देखिए मुझे लगता है कि हम ये 2014 से देखते आ रहे हैं लगातार, इसमें कुछ नया नहीं है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के बीच में सब चीजें ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज मुझे बताइए ना, बदलाव की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें विकास को आगे बढ़ाना है, लिहाजा बदलाव से हमें कोई एतराज और परहेज होता नहीं है, हमें चाहे कितनी बार भी मुख्यमंत्री बदलना पड़े हम बदलेंगे। तो जब इतने बड़े बदलाव की ओर गुजरात को आप ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उस बदलाव के बीच में कार्यक्रम भी थोड़ा और अच्छा हो सकता था, उसमें प्रधानमंत्री भी पहुंच जाते, दिखता कि हाँ उनकी भी सहमति है इस नाम को लेकर के, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऐसा नहीं होता? मैं फिर से सुनील कौशिक जी की बात से शुरू करूंगा क्योंकि वहीं पे था और फिर आपके पास आता हूं। तो ये 2014 से चलता आ रहा है कि यहाँ गुटबाजी है, वहाँ गुटबाजी है, योगी जी के ये कैंडिडेट हैं और योगी जी से प्रॉब्लम है, मोदी जी की प्रॉब्लम है, आपस में दिक्कत है, सबके सामने हमेशा चीजें रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी आपने मुखरता के साथ कहीं पर भी आपने कोई ऐसी असहज सिचुएशन अभी तक नहीं देखी होगी। जब से हम 2014 से केंद्र में आए हैं, ये तमाम जगहों पर सिचुएशन रही है कि भाई आपस में इनका मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई तनाव है या इसका कैंडिडेट है उसका कैंडिडेट है। कौशिक जी की बात अपने आप में विरोधाभास इसलिए है कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भाई ऊपर वाले लोग जो हैं वो सारी चीजों को डिसाइड करते हैं और चेंज करने का वो करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि ये योगी मतलब कहीं ना कहीं ये अमित भाई से क्लोज हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी से क्लोज है। एक चीज हमें समझने की आवश्यकता है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हर चर्चा में, हर मुख्यमंत्री में, हर डिसीजन में उनका होना बहुत ही एक नॉर्मल बात है, और वो इस देश के सबसे बड़े, क्या दुनिया के करीब सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। तो वहां कहीं कोई बात ही नहीं आती। अब आगे आते हैं, आपने कहा कि भाई अगर इस तरह का सारी चीजें होनी थी तो क्यों ना इसको बेहतर तरीके से कर लिया जाता है। मुझे लगता है कि ये जो निर्णय है ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि वो उनका काम है। बेहतर तरीके से वो उन चीजों को समझते हैं कि कहां कब क्या कैसे होना चाहिए। मैं कहता हूं एक पार्टी से जुड़े होने के नाते मैं अपनी राय जरूर रख सकता हूं, लेकिन ना मैं उस मीटिंग का हिस्सा हूं ना मैं वहां पर हूं, तो मुझे लगता है कि उस सही समय पर सही निर्णय क्या होता है भारतीय जनता पार्टी और उसके पदाधिकारी। इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, मैं थोड़ा सा रोकूंगा। शिवम जी ने ये कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की कड़ी होती है, तो क्या केंद्र सरकार की सहमति से मुख्यमंत्री बनते हैं क्या केंद्र सरकार निर्णय लेती है कि किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री होगा? ये तो पार्टी बेस का कार्यक्रम है। पार्टी जिसको चाहेगी मुख्यमंत्री बनाएगी, पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बनाएंगे, या तो केंद्र सरकार को आपत्ति अनापत्ति होगी तो सीधा बर्खास्त करेगी, निलंबित करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश जाता हो। नहीं, आदेश नहीं, मैंने कहा ही नहीं ऐसा, मैंने कहा चर्चा। मैं कहता हूं कि जब एक मुख्यमंत्री का चयन होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, जो ज्यादातर संगठनात्मक बैठकों में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, उनकी चर्चा के बिना, उनकी सलाह के बिना, या आदरणीय गृह मंत्री जी जो लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनकी सलाह के बिना, या आदरणीय जेपी नड्डा जी के बिना, या संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी के बिना ये सब संभव नहीं है। भाई
कार्डर बेस पार्टी का मतलब क्या है? जैसे हम 3 यहाँ बैठे हैं तो 10 और बिठा दीजिए। मान गया आपने जेपी नड्डा जी का नाम ले लिया, बार बार जेपी नड्डा का नाम आप भूल रहे थे। मैं कह रहा था कि पूरी पार्टी अमित शाह और प्रधानमंत्री ही चला रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, वो मैं समझ गया कि राष्ट्रीय ये 2014 से यही कोशिश हो रही है जो हमेशा हर बार फेल हो जाती है, लेकिन हम इससे खुश हैं। आप इसमें लगे रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। मंच पर शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर दिखाई दे रहे हैं, प्रमोद सावंत दिखाई दे रहे हैं, कुछ और एक आध मुख्यमंत्री भी अगर आसपास के राज्यों से पहुंच जाते, एक समय लेकर के 1-2 दिन आगे इसको टाल करके भी बेहतर तरीके से ग्रैंड इवेंट होता तो और मुख्यमंत्री भी दिखाई दे जाते ना। लगता कि हाँ कॉन्फिडेंस है और सारी पार्टियां जो है, जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी सहमति दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि हर एक मुख्यमंत्री के अपने कार्यक्रम होते हैं, अपने राज्यों में अलग अलग चीजें होती हैं। जो मुख्यमंत्री इस समय वहां पर पहुंच सकते थे वो पहुंच गए, जो नहीं पहुंच पाए किन्हीं कारणवश वो फिर रहेंगे। सभी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से पहुंच गए, सभी मुख्यमंत्री देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, आप इसको कितना भी इधर उधर घुमाए फिराए, सभी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो जो पहुंचे वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो नहीं पहुंच पाए किन्हीं कारणवश। दिल्ली से पड़ोस में ये हरियाणा, मनोहर लाल खट्टर साहब भी वहां पर दिखे थे विंडो में, लेकिन कुछ और चेहरे थे जिनको लेकर के कहा जा रहा था कि उनकी भी मौजूदगी होती तो ज्यादा बेहतर दिखाई देता। ऐसा नहीं हुआ ना? एक नाम आप भूल रहे हैं, मैं वही सोच रही थी कि शायद आप उसका जिक्र करेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं प्रीति जी, आप यहाँ पर इस शो को होस्ट कर रही हैं, क्या आपके साथ सारा दिन में जो होस्ट करते हैं वो हैं? क्या कोई विशेष आयोजन जब सहारा समय करता है तो इस बात की 100% इंश्योर करता है कि जो एंकर्स हैं या जो पूरा स्टाफ है बहुत अपनी सिचुएशन की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आ पाते। संगठन तो चल रहा है ना भाई, ये तो 24 घंटे का चैनल होता है तो घंटों के हिसाब से लोग आते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी हम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक इंसान को 2 कान होते हैं, लेकिन दोनों बार एक साथ बोलेंगे मैं आवाज एक की सुन पाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, सुन लीजिए कि अगर कोई विशेष प्रोग्राम सहारा का है और किसी भी व्यक्ति के जो सहारा से एसोसिएटेड है, वो अगर अपनी किसी निजी परेशानी, पारिवारिक परेशानी या किसी काम की वजह से नहीं आ सकता, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो परिवार से अलग है, वो सहारा का ही हिस्सा है। गुजरात से कुछ आने वाले केंद्रीय मंत्री तो जा सकते थे, जिनका नाम बीच में काफी चर्चाओं से बहुत जोरों शोरों से उनका भी नाम उठा था कि उनके भी अपने काम हो सकते हैं। अगर आप गुजरात से किसी भी मंत्री की बात करते हैं तो उनके भी अपने कहीं ना कहीं प्रोग्राम पटेल समुदाय से ही एक आते हैं दिग्गज चेहरा, उनका भी नाम लिया जा रहा था प्रोबेबल्स में, उनकी मौजूदगी नहीं दिखाई जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी जो नाम किसका लिया जा रहा था वो मीडिया में लिया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आकर नहीं कहा भाई आप सुबह से शाम तक क्या नाम लेते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के रिएक्शन ले लेती हूँ। अनुज जी, शिवम जी तो हालांकि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी कमिटमेंट्स हो सकती हैं और कहीं एंगेजमेंट अगर ज्यादा जरूरी है तो वहां पर मौजूदगी होगी, इस वजह से दिग्गज चेहरे नहीं पहुंचे। लेकिन यहां पर जिस तरीके से मंच पर दिखाई दिया कि सीधे शपथ लेने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए नए सीएम गुजरात के, ये तमाम एक्शंस जो हैं शपथ ग्रहण के बाद में किस तरीके का संकेत देते दिखाई दे रहे हैं और क्या संदेश अब तक दिया है? देखिए, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं संकेत वही जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, जो पूरा देश देख रहा है, संकेत सीधा सीधा है, आपसी गुटबाजी खुल करके सामने। भारतीय जनता पार्टी की जो हर प्रदेश में इस समय गुटबाजी चल रही है, चाहे संगठन और सरकार में हो या सरकार के भीतर। आप मध्य प्रदेश में उठा के लीजिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के साथ तमाम मंत्रियों के इनके कहीं ना कहीं अलग अलग विरोधाभासी बयान आते हैं। यहाँ गुजरात में देख लीजिए, नितिन पटेल जी ने कल किस तरह से बैठक से उठ करके बाद में चले गए हैं, इससे छुपा नहीं है। तो ये अगर ये कल्चर को इसको ये स्वीकार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता की ये एक साधारण किया है तो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूं कि आदमी को पड़ोसी से पहले अपने घर में देखना चाहिए। चुनाव आ रहे हैं सर पे भाई, आप तो वही तैयारियां तो शिवम जी आपकी पार्टी भी कर रही है। क्या कर रही है? बदलाव जितने हमने हाल के दिनों में बीजेपी शासित राज्यों में देख लिए, उतने किसी और राज्यों में देखने को और करेंगे। अगर 6 की जगह 16 करने होंगे मतलब आप संकेत कहां की ओर दे रहे हैं? आप किस राज्य की ओर संकेत दे रहे हैं? मैं जानना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश में हमारा हाउस इन ऑर्डर है, हमारा हाउस इन ऑर्डर है। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा और प्रदेशों में, मैंने कहा अगर जरूरत हुई, मैं कहता हूं संगठनात्मक स्तर पर
हम अपने नेताओं को साथ लेकर चलते हैं। लड़ाई झगड़ों का काम नहीं है कि वो ऊपर से परेशानी हो गई, दिक्कत हो गई, आपस में लड़ रहे हैं, मीडिया में है, ये दिक्कत है, मुख्यमंत्री को प्रदेश अध्यक्ष गरिया रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री को गरिया रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जिस दूसरी पार्टी के नेता नहीं मानते, अपनी पार्टी के साथ में एकमत नहीं होते, उन्हें भी तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। अब देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए, मैं किसी के परिवार से उसका सदस्य तभी तोड़ सकता हूं ना जब उसका मुखिया कमजोर होगा। अब आप अपने इनकॉम्पिटेंट मुखिया को हटा दीजिए। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों के जो बदलाव हुए, जिनको आपने चुना था, वो मुखिया कमजोर था उस राज्य के लिए? नहीं, बदलाव हुआ है पार्टी के अंदर, पार्टी से बाहर नहीं हुआ। मतलब ये पार्टी का बदलाव हुआ है, मुख्यमंत्री पार्टी के लिहाज से तय की गई है, मैं कहता विकास के लिहाज से नहीं, विकास डिमांड नहीं थी। जब पार्टी चुनाव में जाएगी, पार्टी ने क्या काम किया है, सरकार ने कैसा परफॉर्म किया है, उसके तो आधार पर कौन बेहतर चेहरा हो सकता है, उनको होगा। मैं यही समझना चाहती हूँ कि अगर बदलाव हुआ तो कहीं ना कहीं कोई त्रुटि, कोई खामी, कुछ तो देखा गया होगा कि बदलाव की जरूरत महसूस की गई, वो भी एक राज्य में नहीं। आप तो लगातार बदलाव का दौर जो है वो मिड सेशन में शुरू किए हुए हैं। आप एक चीज बताइए, ये मेरे पास आईफोन 11 है, ये बेहतरीन बिका, दुनिया में वर्ल्ड मार्केट में सबसे ज्यादा फोन में बिका, लेकिन बावजूद उसके हर साल आईफोन एप्पल ले आता है, आईफोन 12 ले आया। कुछ आप बताइए अपने चैनल पर दूसरे प्रोडक्ट्स का बदलाव विज्ञापन कर रहे हैं। किसी के कम और नहीं कंपैर, आप किससे कंपैरिजन चाहती हैं बताइए, मैं उसी से कर देता हूं। बदलाव को अगर कमजोरी समझा जाए तो ये तो गलत है। भाई नोकिया के सीईओ ने एक रिस्पांस किया था कि भाई चलिए छोड़िए वो इम्पोर्टेंट नहीं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, नोकिया के साथ मान रहे हैं, मेरा कहने का नोकिया मान रहे हैं, मैं मानता हूं कि बदलाव जरूरी है। कौशिक जी बदलाव जरूरी है। आप बदलाव को अगर कमजोरी समझते हैं तो ये आपकी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है। आप ही ने कहा, अभी कहा गया। मेरा सवाल ये था कि आईफोन 12 है क्या आपके भूपेंद्र जी? दूसरा ज्यादा बेटर दिखा, लिहाजा पिछले वाले को बदल दिया। ये बीजेपी पार्टी कौन सा एक ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल सेट कर रही है कि अगर हमें पहले से बेटर मिलेगा तो हम उसे तब्दील कर देंगे, ऐसा फिर केंद्र में भी करेंगे क्या? क्या आपने केंद्र में देखा नहीं? केंद्रीय मंत्रालय नहीं तो फिर मंत्री परिषद में कुछ और डेवलपमेंट्स भी किए जा सकते थे। वो समय तय करेगा, वो पार्टी तय करेगी, वो पार्टी का सीडब्ल्यूसी की बैठक तय करेगी, वहां पर कार्यकारिणी में क्या डिसाइड होता है वो तय करेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब मिलकर बैठकर तय करेंगे कि देश के लिए एक सवाल में डॉक्टर सुनील कौशिक से, चलिए ये तो आप तमाम बातें सीधे कहते रहेंगे कि हम डेवलपमेंट के लिहाज से सोचते हैं और विकासशील पार्टी हैं तो ऐसा होता रहेगा। तो आप क्या चाहते हैं, मैं क्या कहूं जो आपको अच्छा लगे? चलिए वो ठीक है, आपकी बात को मैं मान लेती हूँ, जैसा आप कहेंगे वो मैं मानूंगी ही। डॉक्टर सुनील कौशिक, बीते दिनों आरएसएस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें आने वाले राज्यों के चुनाव को लेकर के चर्चा की गई थी और उसके बाद अचानक से गुजरात में इतना जबरदस्त बदलाव होता है, इसको कनेक्टिविटी में आप कहीं देखते हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ गुजरात में बदलाव की आवश्यकता थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब बदलाव की आवश्यकता थी तो ये बात आई कि हाँ पिछला इलेक्शन हम योगी जी के नेतृत्व में नहीं लड़े, मोदी जी के नेतृत्व में लड़े थे, तो योगी जी उस समय चेहरा नहीं थे। लेकिन गुजरात में रूपाणी जी चेहरा थे मुख्यमंत्री के, इनके रूपाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और आप जीते। आप 99 सीट उनके नेतृत्व में लेकर के आए और दोबारा पुनः सरकार बनी। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो आपको बहुमत मिला वो मोदी जी के चेहरे पे मिला, वो आपने वहां एक चेहरा उतारा और वो बहुमत के खबरें तो ये भी थी कि पटेल समुदाय में जबरदस्त तरीके से अंतर कलह देखी जा रही थी और वो खुद पार्टी छोड़ करके जाने को भी धमकियां दे चुके थे, कुछ इस तरह की बातें। तो वो तो संगठन किसके लिए होता है? संगठन इसके लिए होता है ना। तो उत्तर प्रदेश में भी तमाम कयास लगाए गए, नहीं हुआ, ये संगठन की जिम्मेदारी है कि 100 विधायक सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ जाते हैं तो मुख्यमंत्री नहीं हटाया जाता, सरकार बर्खास्त नहीं होती, सरकार का मुखिया नहीं हटता, उनको संभालने का काम पार्टी करती है। और पार्टी संगठन ने उन 100 विधायकों को बुलाया, वार्ता की और समाधान निकाला। तो ये गुजरात में भी ऐसे कुछ लोग थे कि जिस तरीके से विरोध हो रहा था या जाने वाले, उनको पार्टी संगठन कर सकता था, बातचीत हो सकती थी उनसे, केवल मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं कौशिक जी ने, बिल्कुल सही कहा कि भाई ये पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि उनको ठीक करे। अब भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी पार्टी से आ रहे थे तो आप नहीं रोक पाए, आप इनकॉम्पिटेंट हैं, मेरी पार्टी नहीं है, आप कमजोर हैं। मैं इनकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं सर। तो वो नहीं रोक पाए। सिद्धू जी आए दिन जहर उगलते रहते हैं अमरिंदर जी के लिए, वो नहीं रोक पाए। मैं इनकी बात से सहमत हूं, कहीं कोई दो राय नहीं है। छत्तीसगढ़ में रोजाना चक्कर, मतलब जब मैं बीजेपी की बात करूंगी तो आप कांग्रेस का राब शुरू कर देंगे। एक बार अनुज जी का मैं रुख कर लेती हूं ना। अनुज जी, बार-बार बीजेपी की खामियों को लेकर के सवाल किया जाता है तो जवाब जो है कांग्रेस पार्टी के राज्यों में क्या कुछ हो रहा है उसको लेकर के दिया जा रहा है। हल्के लहजे में कहना चाहता हूं कि जब आप दोनों मिलकर एक तरीके से तालिबान की तरह बमबारी कर रहे थे, मैंने सारे मतलब सवालों का जवाब दिया। आप ये नहीं कह सकते। हाँ,
अब मैं मतलब कांग्रेस को मतलब इसलिए तालिबानी हो गई, इतना तालिबानी हो गई, जबरदस्त आरोप क्या शिवम बात, जी, सहारा चैनल की शिवम एंकर जी, तालिबानी हो गई। शिवम जी इतना बात कर रहे हैं? जबरदस्त सहारा आरोप, चैनल की मतलब एंकर अगर तालिबानी हमने हो रही सवाल है। किया, अगर हमने मैंने सवाल बोलने से किया, पहले प्रश्न कहा करना कि ये हमारा सिर्फ काम है, इसको आपको हाथ सवाल से अच्छा मैंने- नहीं लगा तो आप हमें इसको तालिबानी दिल पर तमगा दे ले- देंगे आप। मैं नहीं कह रहा हूं बीजेपी आपको पार्टी इतनी कमजोर तो कभी नहीं थी कि यहाँ पर अगर सवाल थोड़े से तीखे हो गए, सवाल थोड़े से तीखे हो गए तो इस तरीके की डेफिनेशंस दी जाने लगेंगी, लोगों को संज्ञा दी जाने लगेगी। और जितने तीखे सवाल पूछ सकती हैं पूछिए ना, मैं सवालों से जवाब आप डरता देंगे नहीं, और आप ना हर बात पे तीखेपन से। कांग्रेस पार्टी का नहीं, जिक्र करेंगे। मैंने आधे घंटे जवाब दिए, लेकिन आप समझ, आप एक काम कर लीजिए, अभी रिवाइंड कर समझ लीजिए, की मैंने कमी अपनी हो पार्टी गई। के अनुज अनुसार आत्रे जवाब जी दिए। का मैं रुख कर लेती हूँ। अनुज जी, सवाल बीजेपी को लेकर पूछा जाता है, जवाब में कांग्रेस का एग्जाम्पल क्यों मिलता है हर बार? क्योंकि देश में एग्जाम्पल है ही ये। अनुज आत्रे साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जब जब बीजेपी को लेकर के प्रश्न किया जाता है, जवाब में कांग्रेस का एग्जाम्पल दिया जाता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने आज एक दर्शक की हैसियत से मुझे बुलाया है, तो बताइए, मैं तो अभी और पूरा शो आपका चुपचाप बैठ के देखा है। नहीं नहीं, आगे बिल्कुल दिन सर, दोनों आपके भाषण पास में मैं आपको इसीलिए सच- चाहती हूँ कि आप भी उन सवालों के जवाब दें, या फिर अगर आपको भी गुजरात को लेकर के कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें। आज आपने पूरा शो इनके इर्द गिर्द रखा है और मुझे एज ए स्पेक्टेटर बता रखा है। बोलने का अवसर आप बुलाते हैं तो अवसर भी दिया कीजिए, बात जी। भी किया कीजिए। तो आप तो बड़े दूसरी भाई और बात यही छोटे भाई को कि- देख ही सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं तो बहुत खुशी से देख रहा हूं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, मैं लेकिन पूरा ये शो अत्याचार है, बहुत वही अच्छा ना, लग रहा है आपने ये आपको। बिल्कुल साबित कर दिया कि कौशिक पिछले जी आधे बोल घंटे रहे से हैं, बस शिवम सवाल जी सिर्फ बोल एक ही रहे व्यक्ति हैं। और एक ही पार्टी से पूछे जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी तो इसी बात के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं आपके साथ हूं इसमें। नहीं तो आप थोड़ा सा सुन लीजिए, हमने जी। आपका बिल्कुल सुना, सुन हमारी रहा भी हूं, सुन ली। सुनाइए। जी क्योंकि देखिए शिवम भाई, लोकतंत्र में विपक्ष एक जनता की आवाज होती है, बिल्कुल। और आपकी सरकार तो नहीं सुनती, कम से कम संगठन में होने के नाते आप तो सुन लीजिए। हो सकता है आपके माध्यम से उन तक बात पहुंच जाए। बिल्कुल। ये चेहरे परिवर्तन करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपका पार्टी का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है देश की जनता को, और भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता बोल ही नहीं सकता है जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकता है, क्योंकि यहाँ तो वन मैन शो और टू मैन आर्मी चल रही है। केंद्र की सरकार की विफलता का ठीकरा केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर फोड़ा जाता है, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल में रिशफल किया जाता है। राज्य की सरकार का विफलता उसके मुख्यमंत्री के ऊपर फोड़ा जाता है, जो मुखिया होता है। एक पैमाना तय कर दीजिए ना, आपने 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदल दीजिए, क्योंकि वो नाकामयाब थे, वो इनकॉम्पिटेंट थे। तभी बदला जाता है किसी को। कोई अच्छा काम कर रहा है उसको तो नहीं बदला जाएगा। वो स्पष्ट संदेश आपकी पार्टी ने दिया है कि वो मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे थे, विजय रूपाणी जी अच्छा काम नहीं कर रहे थे, इसलिए बदल के हमने बेहतर मुख्यमंत्री दिया। लेकिन क्या अकेला मुख्यमंत्री सरकार चलाता है? पूरी सरकार का आपने एक अकेले मुख्यमंत्री पे ठीकरा फोड़ दिया। अच्छी बात है, चलिए आपने माना, इस बात को स्वीकार किया। तो यही लॉजिक केंद्र सरकार के ऊपर क्यों नहीं लागू हुआ, जो कोरोना हैंडलिंग में, कोरोना महामारी के समय में पूरी की पूरी सरकार विफल रही, जो महंगाई कम करने में पूरी की पूरी सरकार विफल रही है, जो पेट्रोल डीजल के दाम करने में पूरी की पूरी सरकार विफल रही है, जो बेरोजगारी दूर करने में ये पूरी की पूरी सरकार विफल रही है, जो देश में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में पूरी सरकार विफल रही है। आप उसके लिए जो है मंत्रियों पर ठीकरा फोड़ देते हैं। तो जब सीएम बदल रहे हैं तो वही पैमाना पीएम के लिए क्यों नहीं, और अगर पीएम के लिए वो पैमाना है तो सीएम के लिए क्यों नहीं? क्योंकि ये बात आप बोल नहीं पाएंगे, और ना ही आपके किसी नेता में पार्टी में पूछने की हिम्मत है, क्योंकि जो ऊपर से तय होके आ गया है, इसी को रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना कहते हैं। जवाब आप कड़वा खुद ही कड़वा, देंगे तो कैसे थू थू और मीठा मीठा गप गप, जो वाजपेयी जी ने कहा था उसी को ही मैं मोदी जी जवाब follow दे दूं। कर रहे हैं। नहीं, जवाब अनुज तो भाई, आपके बहुत सुन लीजिए, थोड़ा हमारी भी सुन अच्छा, लीजिए। अरे हमने आप तो भी आपका सुन आधा रहा हूं, घंटा भाषण बताइए। सुना है, नहीं, आपका आधा घंटा भाषण सुना है। नहीं, जरा ये भाषण बता कहाँ था, दीजिए कि गुजरात में- वो तो वार थे। नहीं, वार वो तो आप वन साइडेड वार कर रहे हैं, आप अकेले बैटिंग कर रहे हैं। तो चलिए करते एक काम रहिए, करते सुनने हैं, की एक तो काम थोड़ा करते हैं समझ अनुज जी, जरा पहले जो ये आपने आरोप लगाया और जो सवाल किया, इशारों इशारों में ये सवाल मैंने पूछा था, लेकिन शिवम उस वक्त उस सवाल को टाल गए थे। मेरा बिल्कुल सवाल नहीं यही टाला। था कि अगर नाकामियों को देख करके बदलाव किया गया तो फिर केंद्र में भी इसी पॉलिसी को अख्तियार करेंगे क्या? इसका जवाब पहले ले लेते हैं, उसके बाद अगले सवालों पर आएंगे। देखिए, मैं फिर से पहले अनुज जी को जवाब दूंगा, उन्होंने कहा, फिर आपका भी जवाब दूंगा, बिल्कुल एड्रेस करूंगा। अनुज जी ने कहा कि भाई ये यहां पर लागू होता है, चेहरा नहीं बदल दिया, एक चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता है। आप चेहरा बदलने से कुछ होता है नहीं होता है, इस बात को अगर आप समझ लेते या कांग्रेस समझ लेती ना, तो 98 से आज तक पूरी पार्टी ऐसे बिखर नहीं गई होती जैसे गेहूं के दाने बिखर जाते हैं इधर उधर उधर उधर। देश की 135 साल पुरानी पार्टी बिखर गई, तो चेहरा बदलना आवश्यक है।
ये 52 साल के युवा चेहरे को बदलिए, वरना राज्यों में एक आधे की जगह सरकार नहीं रह जाए। अब सुनेंगे नहीं, देखिए यही तो प्रॉब्लम है। मतलब आपको सवाल पूछना और अपने आप को सुनना ज्यादा शानदार लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि शिवम जी एक बार फिर से मैं रोक रही हूँ सर, आपको भी रोक रही हूँ। मेरा सवाल ये था, जिस चीज को लेकर के आपने पहले भी बातों को घुमा दिया, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, ये समझ में आता है, पार्टी ने यही जिम्मेदारी आपको दी है, लेकिन जिस प्रश्न का बहुत सीधा सा आंसर हो सकता था वो हाँ या ना में भी आप जवाब दे देते तो बेहतर रहता, लेकिन आप वो घुमा गए। मैंने यही पूछा कि अगर जो राज्यों में जो फॉर्मूला आप लोग अख्तियार कर रहे हैं, केंद्र में उसको क्यों नहीं अख्तियार कर लेते जब फेलियर्स की बात आती है? तो प्रीति जी, मैं कुछ नहीं भूलता और सोते हुए भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सही जवाब दूंगा। मैंने आपके जवाब शुरू करने से पहले क्या, मैंने जवाब शुरू करने से पहले क्या कहा था? पहले एक बार अनुज जी को एड्रेस कर दूं, फिर आपके जवाब पर भी आऊंगा। आने से पहले बीच में वो आ गए। खैर, उनके लिए तो उनके लिए था। अब आपने कहा कि यही केंद्र में फॉर्मूला क्यों नहीं है, क्योंकि हम इस बात को कह ही नहीं रहे हैं कि किसी की नाकामयाबी की वजह से किसी को हटाया गया है। समय के साथ चीजों को बेहतर करना, राज्य चुनाव में जाएगा कौन उपयुक्त व्यक्ति हो सकता है, उन चीजों को लेकर निर्णय लिए गए हैं। वो उनका काम अच्छा नहीं रहा इसलिए उनको हटा दिया गया, वैसा नहीं है। मैं कहता हूं कि आने वाले समय में तमाम राज्य जो चुनाव में जाने वाले हैं उसको देखते हुए पार्टी ने एक निर्णय लिया जिसमें सभी की सहमति रही और उसके बाद हम आगे गए। मैं कहता हूं ये बदलाव होते रहने चाहिए, नहीं तो पार्टी कांग्रेस हो जाती है फिर आपकी। मैं भी तो बार बार वही कह रहा हूं, 98 से इन्होंने अगर परिवार भी बदल लिया होता, चलिए आदमी तो छोड़िए, तो आज इस हालत में थोड़ी ना होते। अनुज जी खुद केंद्रीय मंत्री होते आज, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही इनका, लेकिन नहीं बदला भाई। बदलाव ही बदलाव इस जीवन की सच्चाई है, हमें सबको मान लेना चाहिए। बदलाव की सच्चाई को मान रहे हैं, लेकिन वो केंद्र में बदलाव होता नहीं दिखता है। अनुज आत्रे साहब, आपका अगला सवाल, इसके बाद डॉक्टर सुनील कौशिक भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कुछ सवाल लेना चाहती हूँ। अनुज जी, देखिए निश्चित तौर पे मैं वही बोला कि ये पैमाना तो एक तो तय कीजिए। आप अपने हिसाब से बदल देते हैं, अपने हिसाब से जो है अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को जब बाहर करना होता तो है आगे से लिस्ट कांग्रेस से भिजवा दीजिए, हम उसको भी देख लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, गरिमा बना के रखिए चर्चा की। सुन लीजिए, हमने आपकी सुनी। आज समस्या गुजरात की क्या थी? गुजरात की समस्या ये थी कि गुजरात की सरकार लगातार विफल सरकार है। निश्चित तौर पे हम स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री आपने बदला, क्योंकि नाकामयाब सरकार थी। विजय रूपाणी जी पूरी तरह से विफल थे गुजरात को हैंडल करने। मैं एक मिनट रोक रही हूँ अनुज आत्रे साहब, विजय रूपाणी साहब को सुन लेते हैं जरा। कोई सवाल ही नहीं है। और नए मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। नए मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के काम जरूर जरूर, कंधा से कंधा, और जो आदेश करेंगे उसका पालन करेंगे। सर, भूपेंद्र पटेल जी के लिए कोई चुनौती होने वाली है? कोई चुनौती नहीं है और आने वाले दिन में जीतेंगे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सीधे तौर पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि इस बदलाव के बाद किस तरीके का रुख रहेगा, तो जवाब ये दिया गया कि कंधे से कंधा मिला करके सरकार को फुल सपोर्ट रहेगा। अनुज आत्रे साहब, आप विजय रूपाणी साहब को लेकर के कुछ टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन इस बीच उन्हीं का वर्जन आ गया जो फिलहाल चेहरे से तो मायूस दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया कि कंधे से कंधा मिला करके सरकार के साथ में पूरा योगदान देंगे। उन्होंने अनुज जी को सुना और जवाब दे दिया तुरंत। अरे जवाब तो दे दिया शिवम जी, लेकिन जवाब जनता ने समझ लिया। उनका इशारा वो कहाँ कहना चाह रहे हैं, देखिए पीड़ा दिख रही है उनके चेहरे। मतलब जो बोल रहा है व्यक्ति वो नहीं समझ रहे, इशारे, चेहरा, भाव, ये सब समझ रहे हैं। अपमानित, किस तरह से अपमानित किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का, उसका जीता जागता सबूत अभी विजय रूपाणी के रूप में दिखा है। कैडर बेस्ड पार्टी है, चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आप राजशाही वाले लोग क्या चाय वालों को प्रधानमंत्री बनाएंगे? आप पहले मुझे ये बताएं। आने वाले समय में अगर कोई कॉम्पिटेंट और कोई काबिल होगा बनाएंगे, प्रदेश की देश की जनता बनाएगी और पार्टी बनाएगी। स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तमाम विफलताओं के लिए माफी मांगनी चाहिए। इन 4 सालों में जो गुजरात का जिस तरह से मिसहैंडलिंग हुई है वो माफी मांगनी चाहिए। 27 सालों से गुजरात की ऊपर जनता ने आपकी पार्टी पे विश्वास करके लगातार वहां सरकार बनाई। 27 साल जब सरकार बनती है ना, तो वो विश्वास से ही बनती है, जनता ही सरकार बनाती है। चलिए ठीक है, आपका आरोप है कि विजय रूपाणी विफल थे, गुजरात में फेलियर्स देखने को मिला, विकास नहीं हुआ, क्षेत्र की जनता नाराज थी, मायूस थी, इस वजह से तमाम पूरी कर लूं प्रीति जी, सुन लीजिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये जो परिवर्तन किया गया है उसके पीछे मेजर कारण है, उस पर चर्चा नहीं हुई, जरा सुन लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक इंटरनल सर्वे आया है
उसी सर्वे के आधार पर विजय रूपाणी जी को रातों रात बदलने का जो काम किया गया है, क्योंकि जो अगले वर्ष गुजरात में चुनाव हो रहे हैं इसमें स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी को 120 सीटें आप आती हुई अपनी पार्टी का इनके सर्वे और में। नेता नहीं देखते, ये अरे भारतीय ये जनता पार्टी का सर्वे कहाँ है सब पता रहता है। ये आईवी रॉ सब मुझे लग रहा है अनुज जी देख रहे हैं कौशिक आजकल। जी के पास जाना चाह रही थी सुनील जी, यहाँ पर देखिए सुन दोनों ही लीजिए, पार्टियां मेरी अपने आप बात को पूरी होने डिफेंस दीजिए, करने की प्रीति जी, इस तरह कोशिश से चर्चा करेंगी। नहीं। मेरी सुनील बात जी, पूरी होने दीजिए जी। मेरा आपसे आग्रह है, बात पूरी होने दीजिए। जी। बात आप बुलाते हैं तो बात पूरी होने दीजिए। सर बिल्कुल मेरे पास थोड़ा मुझे समय को देखते हुए करना है सर, नहीं, क्विक समय रिएक्शन आप जितना सबको देते हैं बराबर समय दिया कीजिए। जी। ये नहीं कि आपके स्टूडियो में जो सर बैठे हैं, यहाँ आपके- बायस आपके नहीं वो ज्यादा होता, महत्वपूर्ण बायस कुछ नहीं होता सर, नहीं, बीच बायस में नहीं होता शपथ तो आप ग्रहण पूरी था, बात होने लिहाजा दीजिए। मुझे आप उठा के कट शॉट देखिए। करना पड़ा आपको, बीच में मेरी शपथ बात पूरी ग्रहण होने दर्शकों दीजिए, तक मैं आपसे दिखाना निवेदन था। करूंगा जी। 30 सेकंड और होने दीजिए। ये जो परिवर्तन हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वे में स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस की सरकार वहां अगले साल चुनाव में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी हार रही। उस हार की संभावित हार का ठीकरा मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से भारतीय जनता पार्टी ने एक कहीं ना कहीं प्रयास किया, जिसमें ये कामयाब नहीं होंगे। ये सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार वहां पर आ रही है, क्योंकि लगातार ये वहां पर विफल हुए हैं। चाहे 3 लाख से ऊपर कोरोना की मौतें हुई हो गुजरात में, पूरे देश की जनता ने, गुजरात की जनता ने झेला है। किस तरह से वहां गुजरात में मिसहैंडलिंग हुई है, अस्पतालों में किस तरह से बुरा हाल हुआ है। वहां की हाई कोर्ट ने तक जो है अस्पतालों पे जो है प्रश्न चिन्ह लगाया है कि वहां पर ना ऑक्सीजन थी, ना दवाएं थी। सेकंड वेव में किस तरह से लोगों का जानवरों की तरह से वहां पे हालत किया गया। तो चलिए यही देखते हैं सर, इतना मुझे भी एक इंटरनल रिपोर्ट आई है कि कांग्रेस में भी कांग्रेस तभी जीत सकती है तब वो अपना केंद्र का चेहरा बदलेगी, तो वो भी बदलेंगे क्या आप? कर लेती हूँ, ये लड़ाइयां तो चलती रहेंगी। डॉक्टर कौशिक, जिस तरीके से अनुज यात्रा साहब कह रहे हैं कि एक इंटरनल रिपोर्ट थी, सर्वे था, जिसके आधार पर पैनिक में ये बदलाव जो है ये किया गया है, लेकिन इतने कम समय में ये जो बदलाव किया गया ये फ्रूटफुल साबित होगा? कुछ ऐसा करिश्मा कर पाएंगे भूपेंद्र पटेल? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना समय उनके पास है कि कोई ऐसा बदलाव, ऐसा कोई बड़े कार्यक्रम वो चला पाएंगे। लेकिन अनुज यात्रे कह रहे हैं कि इंटरनल कोई सर्वे आया है उस पर बदला गया है, लेकिन राहुल गांधी 2019 की हार के बाद ओपन होकर के इस्तीफा देते हैं और जिन नेताओं पे आरोप लगाते हैं कि हार की वजह क्या रही, किन लोगों ने अपने पुत्रों को चुनाव लड़वाने के लिए क्या क्या नहीं किया, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। पिछले अप्रैल 2020 में 23 नेता चिट्ठी लिख के देते हैं, खुल्लम खुल्ला चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का जो इंटरनल या सर्वे है उस पर कोई कार्रवाई हो रही है, तो मुझे लगता है लोकतंत्र के हिसाब से बीजेपी चल रही है। जो इन दोनों ही पार्टियों को देखनी और समझनी होंगी कि इतने कम समय में बदलाव किया जा रहा है, तो क्या क्षेत्र की जनता इस बदलाव को स्वीकार करेगी और अगली बार वोट डालेगी तो उनके हक में डालेगी या नहीं? और जिस तरीके से शिवम भी कह रहे हैं कि विकास के लिए बदलाव किया है और जरूरत पड़ी तो आगे भी होता रहेगा। देखना यही है कि इस बदलाव के साथ गुजरात में क्या नई तस्वीर उभरती है। फिलहाल आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, शिवम त्यागी आप स्टूडियो आए, डॉक्टर सुनील कौशिक आप स्टूडियो आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अनुज यात्रे साहब, आपकी शिकायतें आगे दूर करते रहेंगे, मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको पूरा समय दिया जाए। चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा। प्रणाम।